जी, हमने देखा कि हर दिन जो है भारत की स्टॉक मार्केट्स एक नई ऊंचाई पे पहुंच रही हैं, नया रिकॉर्ड हाई हो रहा है। काफ़ी सारे सवाल किए क्यों हो रहा है, काफ़ी फैक्टर्स किए क्यों हो रहा है। तो आज का बाजार नॉन स्टॉप का ये जो शो है, ये इसी के ऊपर फोकस करने वाला है। सबसे पहले तो देखिए, हमने देखा कि ग्लोबल ब्रोकरेजेस जो हैं, उन्होंने जो देखा इंडिया पे वो ओवरवेट है, इंडिया को अपग्रेड किया है, इंडिया पे वो काफ़ी जो है कॉन्फिडेंट हैं। चाहे वो गोल्डमैन सैक्स हो, जेपी मॉर्गन हो, मॉर्गन स्टैनली हो, सीएलएसए हो या फिर नमूरा हो। तो ये तो हमने देखा जहाँ तक कि ग्लोबल ब्रोकरेजेस का सवाल है। हमने ये भी देखा है कि देखिए एसएनपी ग्लोबल ने कहा है कि इंडिया जो है, भारत जो है, तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी 2030 तक हो जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात उन्होंने ये कहा है कि देखिए वो चाइना को पीछे छोड़कर एशिया पैसिफिक ग्रोथ में भारत जो है अब ग्रोथ को ड्राइव करेगा। तो ये जो है याद रखिए, काफ़ी क्रूशल स्टेटमेंट्स आ रही हैं ग्लोबल ब्रोकरेजेस से। हमने पिछले कुछ दिनों में ये भी देखा कि देखिए बीएसई मार्केट कैप जो है, जो कंपनियां बीएसई मार्केट कैप पे जो सारी लिस्टेड हैं, वो $4 ट्रिलियन को भी पार कर चुकी हैं। उस लैंडमार्क माइलस्टोन जिसे कहा जाता है, उसको क्रॉस कर चुकी हैं। हमने ये देखा कि देखिए जीडीपी डेटा पिछले हफ्ते जो आया था, Q2 जीडीपी डेटा, वो भी जो है उम्मीदों से काफ़ी आगे आया था, 7.6% पे आया था। और हमने एक तरह से ये देखी कि इन्वेस्टर्स ये कह रहे हैं कि देखिए हम जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, जो बीजेपी जो 3 स्टेट जो है विन करे इलेक्शंस में, स्टेट इलेक्शंस में, और जो इकोनॉमिक डेटा है, ये सारी ही बातें जो हैं इन्वेस्टर्स अभी इस पर काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो हम स्टॉक मार्केट्स में देख रहे हैं। और ये सारी ही बातों की वजह से स्टॉक मार्केट्स जो हैं नई ऊंचाई पे जा रही है। याद रखिए, अभी खाली 4 ट्रेडिंग सेशन में इस महीने में सेंसेक्स जो है 3000 पॉइंट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर जा चुका है। और हमारे पास इसका ग्राफ है आपको दिखाने के लिए, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि खाली स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं। काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि देखिए रिफॉर्म, जो पॉलिसी, जो इन सब का जो अपटिक है, वो स्टॉक मार्केट्स की ऊंचाई पे धीरे धीरे दिख रहा है। और वो हम देख सकते हैं कि कुछ ही ट्रेडिंग सेशन में देखिए सेंसेक्स जो है 3000 पॉइंट के भी आगे चला गया है। अब हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की वजह से अगर हम देखें तो काफ़ी हैवी वेट स्टॉक्स, फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं वो सभी एक नई ऊंचाई पे गए हैं। हमने ये भी देखा है कि अदानी ग्रुप के स्टॉक जो हैं वो काफ़ी ऊंचाइयों पे गए हैं पिछले 2 दिनों में, जब एक यूएस एजेंसी ने कहा कि जो सारी एक्यूजेशंस हैं हिंडनबर्ग रिसर्च की गौतम अदानी कॉन्ग्लोमरेट के अगेंस्ट, वो इररिलेवेंट हैं, यानी कि एक तरह से बेबुनियाद हैं। और उसके बाद से हमने देखा कि अदानी ग्रुप स्टॉक्स भी एक नई ऊंचाई पे गए। काफ़ी हैवी वेट स्टॉक्स हम देख रहे हैं, कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स, वो भी नई ऊंचाई पे गए। तो हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है, खासकर हैवी वेट स्टॉक्स का, वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। लेकिन मार्केट्स 2024 में कैसा परफॉर्म करेंगी, और क्या ये मोमेंटम जो हम देख रहे हैं मार्केट्स में, क्या ये ऐसे ही रहेगा, इसको समझने के लिए हमारे साथ हैं संचिता मुखर्जी, ये है बिजनेस इकोनॉमिस्ट, और विजय सरदाना, वो भी जो हैं इकोनॉमिस्ट हैं। ये हमारे साथ जो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले लोगों का ये सवाल आ रहा है कि देखिए नियर टर्म और लॉन्ग टर्म, यानी कि अभी पिछले कुछ क्वार्टर्स को छोड़ के आगे के कुछ क्वार्टर के बारे में आप बात करिए, क्या मार्केट्स ऐसे ही ऊंचाई पर रहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि आज दुनिया का सबसे बड़ा बाजार जो है वो भारत है। आबादी के लिहाज से, कंजम्पशन के लिहाज से। और भारत एक ऐसा बाजार है जो अनसैचुरेटेड है। मतलब अभी हम डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में हैं, पर कैपिटा इनकम काफी लो है। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, चाइना की बात करें, या बाकी जो एशियन कंट्रीज हैं उनकी बात करें, तो ये दो जो चीजें हैं ये भारत को बहुत इंपॉर्टेंट कंजम्पशन सेंटर बनाती हैं। आबादी और अंडर कंजम्पशन जो हमारे पास अनसैचुरेटेड मार्केट है, उसके ऊपर जो टॉपअप है वो है स्टेबल सरकार। और जिस तरह से जो विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट्स आए हैं, उसने पूरी दुनिया में जो थोड़ी बहुत अभी अशांति चल रही थी, जो इनसिक्योरिटी चल रही थी, एक जो असमंजस का माहौल था, विधानसभा चुनावों ने उस पे एक पूर्ण विराम लगा दिया है। तो ये तीन चीजें जब किसी भी इन्वेस्टर को मिलती हैं किसी भी मार्केट में, वो कुल मिला के एक पॉजिटिव साइन होता है। और यही जो हमें रिफ्लेक्शन दिख रहा है, यही स्टॉक मार्केट में जो ग्रोथ दिख रही है, ये उसका कॉम्बिनेशन है। हालांकि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, पी बहुतों में बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी अगर कंपनियां पैसा लगा रही हैं, इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं भारत की मार्केट में,
इससे दिखाता है कि भारत पे कॉन्फिडेंस किस रफ्तार से बढ़ रहा है। जी जी। बिल्कुल। अब संचिता मुखर्जी भी हैं हमारे साथ, बिजनेस इकोनॉमिस्ट। आप बताइए कि 2024 में क्या मार्केट मोमेंटम ऐसा ही रहेगा? काफ़ी जो है इन्वेस्टर्स, उनका ऐसा सवाल है। 2007 में इंडियन शेयर बाजार की मार्केट कैपिटलाइजेशन थी $1 ट्रिलियन। 10 साल बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन हुई $2 ट्रिलियन। 2021 में मार्केट कैपिटलाइजेशन हुई आपका $3 ट्रिलियन। एंड 2023 में मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयर बाजार की है $4 ट्रिलियन, जो हमारे जीडीपी से भी ज्यादा है। सो भारत जो है दुनिया में सबसे फास्ट ग्रोइंग कंट्री में से माना जाता है। और स्टॉक मार्केट को भी इसी को मद्देनजर रखते हुए स्टॉक मार्केट भी आगे जा रही है। अब ये क्यों आगे जा रही है, इसका फैक्टर एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने एक चीज बड़ा डिफरेंटली किया है जो दूसरी इकोनॉमीज ने नहीं की। जब कोविड के बाद आई थिंक दूसरे जो मेजर इकोनॉमीज थे उन्होंने काफी नोट छापा, और नोट छापने के कारण उनमें इन्फ्लेशन आ गई। ग्लोबली अगर आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखोगे वो भी काफी चैलेंजिंग है। रशिया यूक्रेन का वॉर लगा हुआ है, इसराइल हमास का ऑयल प्राइस शॉक्स है। सो हमने अलग सा, हमने डिफरेंट क्या किया इकोनॉमी में। हमने इन्फ्लेशन और नोट छापने का काम ना करके हमने एक्चुअली किया जो सप्लाई साइड में रिफॉर्म्स पुश दिया है, वो हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया है। क्या क्या रिफॉर्म्स किया है? हमने टैक्सेस को सिंप्लीफाई किया है जीएसटी करके। हमने फाइनेंशियल सर्विसेज में क्लीन अप किया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड करके। हमने मैन्युफैक्चरिंग को कैसे इंसेंटिवाइज किया है? पीएलआई देखे, कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन करके, मेक इन इंडिया करके, चाइना +1 ऑप्शन करके, जो ग्लोबल जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कितने सालों से जो लैंग्वेज कर रही थी उसको मेजर प्लेयर ग्लोबल सप्लाई चेन में लाने के लिए हमने जो मैन्युफैक्चरिंग में पुश किया है वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी आप देखोगे टैक्सेस कलेक्शन बहुत बढ़िया चल रही है। गवर्नमेंट का जो ये पुश है कैपेक्स में वो भी बढ़िया चल रही है। नेक्स्ट ईयर जनरल इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन में रूरल कंजम्पशन को भी पुश किया जाएगा। आई एम श्योर वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगी। सो इंडिया का जो डोमेस्टिक न्यूज है, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, वो स्ट्रांग है। हाउएवर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत चैलेंजिंग है। यूएस में से जो डेटा आ रही है इन टर्म्स ऑफ यूएस की जो यील्ड है जो भाग के जा चुकी है, वो कल की तारीख में कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। सो पल्ला दोनों तरफ से भारी है, एक तरफ से पॉजिटिव भी है, एक तरफ से यूएस का न्यूज जो है थोड़ा नेगेटिव भी है। तो इसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत तो रहेगी। जी बिल्कुल। लेकिन विजय जी, क्या आपका भी यही मानना है? देखिए, एसएनपी ने कहा है कि भारत जो है एशिया पैसिफिक ग्रोथ को ड्राइव करेगा। अब चाइना जो है, चाइना के फॉर्च्यून्स एक तरह से वो कह रहे हैं दिल बी इन वेन। तो ये जो है, आपका भी यही मानना है कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं, इसीलिए भारत जो है अब एशिया की ग्रोथ को ड्राइव करेगा, और ये रिफॉर्म्स और पॉलिसी जैसे कि संचिता ने कहा, क्या यही क्रक्स ऑफ द मैटर है जैसे कहते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें समझना होगा कि भारत 1.4 बिलियन मार्केट है। दुनिया में इतना अट्रैक्टिव मार्केट आपके पास एकमात्र जो है वो है चाइना। और जैसा मैं कह रहा हूं कि वो सैचुरेटेड मार्केट हो चुका है। वहां की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। जब आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी की बात करते हो तो इसका मतलब आपको अंतरराष्ट्रीय मार्केट में स्टेबिलिटी चाहिए, जो नहीं है। चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो आपका यूक्रेन की स्थिति हो, या अमेरिका और यूरोप में इन्फ्लेशन हो। ये सब चीजें बताती हैं कि जब इन्वेस्टर्स को अगर पैसा बनाना है स्टॉक मार्केट में तो वहीं जाएगा जहां पे उसको ग्रोथ दिख रहा है। और भारत की जो मार्केट है वो डोमेस्टिक ओरिएंटेड मार्केट है। मतलब हम अपने ही बाजार और अपने कंज्यूमर के भरोसे आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तक हम आयात कर रहे थे, अब हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। जब हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं और उसके लिए जो हमने पॉलिसी रिफॉर्म्स किए हैं, इंसेंटिवाइजेशन किया है, ये सब चीजें भारत के माध्यम से भारत के बाजार में, भारत के कंज्यूमर में, और इससे जो रेवेन्यू मिल रहा है जो भारत सरकार को, वो वापस भारत में इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये एक ऐसा पॉजिटिव साइकिल बन गया है जिसको हमें संभलना पड़ेगा।
और जहां तक बात है एक्सटर्नल फैक्टर के, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, खासकर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है फ्यूल की, खाद्य तेल और जलाने का तेल, जिसको आप पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं। तेलों के ऊपर हमें अभी आत्मनिर्भरता लेनी है, एनर्जी को हमें कंट्रोल करना है। जिस दिन हमने एनर्जी को कंट्रोल कर लिया उस दिन स्थिति और मजबूत होगी। जिस दिन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, जिस दिन अल्टरनेट फ्यूल, जिस दिन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड पावर, एटॉमिक पावर, जितना हम एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर होते जाएंगे, भारत की रफ्तार और समृद्धि और बढ़ेगी आने वाले दिनों। जी बिल्कुल। अब संचिता, आपको एक सवाल जो है काफ़ी लोग जो पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या 2 साल में 1 लाख छू जाएगी इंडियन स्टॉक मार्केट, हमारा बाजार सेंसेक्स? याद रखिए मार्क मोबीज ने कहा था, वेटरन जो हैं, कि सेंसेक्स जो है 1 लाख पॉइंट जो है अगले 5 साल में छू जाएगा। लेकिन जिस तेज़ी से हमारा नॉन स्टॉप बाजार, जिसे हम कह रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी में, हम जिस तरह से तेज़ी देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में और बाजार में, आपको क्या लगता है कि ये जो टारगेट है, जो काफ़ी जाने माने एक्सपर्ट्स ने भी कहा है, क्या ये 2 साल में भी टच हो सकता है? ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजिस्ट तो है नहीं। बट हाँ, लॉन्ग टर्म हम जो इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि लॉन्ग टर्म आप कॉशियसली डिप्स में खरीदारी कीजिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, 5 साल 7 साल आपके अच्छा पैसे बनने के काफी अच्छी संभावना है। क्योंकि जैसे सरदाना जी भी कह रहे थे, ग्रोथ इकोनॉमी है, वर्ल्ड का एक यूनिक शाइनिंग स्पॉट है जिसमें इतनी बड़ी डोमेस्टिक मार्केट है कंजम्पशन के लिए। मतलब आप सोचिए, एक्सटर्नल एक्सपोर्ट एनवायरनमेंट काफी चैलेंजिंग हो चुका है, बट इंटरनली कंजम्पशन जारी है। अगर आप देखोगे हर सेक्टर में, रियल एस्टेट को लेके, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर गुड्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं। जो भी अर्निंग्स ग्रोथ के जो आ रहे हैं, कमोडिटी प्राइसेस भी ठीक ठाक है, इनपुट प्राइसेस रैशनलाइज हो रही है। इंडियन जो कॉर्पोरेट इंडिया है वो बैंक ऑन कर रही है, फाइनेंशियल लेंडिंग पे अच्छी क्रेडिट ग्रोथ हो रही है, वॉल्यूम ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे आ रहे हैं, इनपुट प्राइसेस थोड़ा बहुत रैशनलाइज हुई है। सो ये सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए प्रोस्पेक्ट्स आर लॉन्ग टाइम वेरी बुलिश। इन द शॉर्ट टाइम, मीडियम टर्म वॉलेटिलिटी बिल्कुल रहेगी, क्योंकि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते दैट वी आर नॉट इंसुलेटेड फ्रॉम द ग्लोबल एनवायरमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑयल प्राइसेस, इन टर्म्स ऑफ हमारा अपना जनरल इलेक्शन, उस पर सेंटिमेंट्स, मार्केट जो है काफी सेंटिमेंट ड्रिवन चीज है, राइट? सो सेंटिमेंट्स डेफिनेटली, अगर नंबर्स अच्छे नहीं आते, वॉलेटिलिटी रहेगी। हेंस इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस भी रहना इज विजडम। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी आपने कहा जो है इन्वेस्टर्स के लिए, ये जो कॉशनरी नोट जो आपने कहा, जैसे कहा जाता है कि वॉलेटिलिटी जो है आ सकती है, काफ़ी सारे ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स अभी भी आने वाले समय में आएंगे, तो उससे हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, थोड़ा सा जो है कहते हैं यूफोरिया जिसे कहा जा रहा है। अब काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि ये क्या एक बबल है जो बर्स्ट हो सकता है। अब आप वॉलेटिलिटी की बात कर रही हैं, लेकिन विजय जी का जो लोग ये बोल रहे हैं कि देखिए अभी तो इकोनॉमी अच्छी चल रही है, लेकिन क्या ये बबल है जो आगे जाके बर्स्ट हो सकता है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बबल की डेफिनेशन वो होती है जिसका आधार नहीं होता, और अगर कोई कंपनी के आज शेयर खरीदता है और बगैर सोचे समझे खरीदता है, तो बबल हर स्थिति में होता है। मार्केट चाहे नीचे हो या ऊपर हो, बबल की संभावना हमेशा रहती है। क्योंकि अगर आप गलत स्टॉक खरीदोगे, गलत पीई पे खरीदोगे, एक्सेसिव वैल्यूएशन पे खरीदोगे, बगैर फंडामेंटल को समझे खरीद, तो बबल हमेशा रहेगा। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे इन्वेस्टर्स जिस कंपनी में स्टॉक करना चाहते हैं, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स, वो उस कंपनी के बारे में समझना और सीखना नहीं चाहते, और जब वो कंपनी के शेयर क्रैश होते हैं तो ब्लेम गवर्नमेंट पे या मार्केट पे लगाया जाता है कि देखिए बबल बस्ट हो गया, आपने ही गलत चीज खरीदी थी, अब आप दूसरे को ब्लेम मत करें। रही बात बबल की दूसरे इंपॉर्टेंट चीज की, कि देखिए जहां पे कंपनियां अच्छी हैं, उतार चढ़ाव आ सकता है, क्योंकि हर इन्वेस्टर का अपना एक रिस्क प्रोफाइल होता है। मान लीजिए मैंने शेयर खरीदा और मैंने वो कंपनी का शेयर खरीदा सपोज 200 रुपए का,
वो शेयर बढ़ के हो गया 500 रुपए। मुझे लगता है कि मेरा टारगेट पूरा हो गया, मैं एग्जिट कर जाता हूं और कंपनी का शेयर गिर के 300 हो जाता है, तो वो बबल नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप देखेंगे 6 महीने बाद वो वापस 400 की जगह 500, 600, 700 भी होगा। तो डिपेंड करता है कि आप बबल किसको मानते हैं। हाँ, अगर आप गलत फंडामेंटल के शेयर खरीदेंगे, एक्सेसिव प्राइस पे खरीदेंगे, इकोनॉमी को आप समझेंगे नहीं, सिर्फ टिप्स के भरोसे अपने जो कमीशन एजेंट्स हैं या जो आपको सिर्फ सट्टा कराने के लिए ऑप्शंस में फ्यूचर में जबरदस्ती आपको फंसाने के लिए टिप्स देते हैं, क्या उनसे बच के रहें। पैसा आपका है, फंडामेंटल्स को समझें, इकोनॉमी को समझें, थोड़ा बहुत पढ़ाई करें। जिंदगी में बबल नाम की कोई चीज नहीं होती है अगर आप सही काम कर रहे हैं तो। गलत कर रहे हैं तो हर समय बबल है। सीधी सी बात है, आप सड़क पे चल रहे हैं, आप अगर सही नहीं चलेंगे आप कभी भी एक्सीडेंट कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप संभल के चलेंगे पूरी जिंदगी गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होगा। ये आपकी सोच, आपके काम करने के तरीके पे है। आप ना सरकार को ब्लेम कर सकते हैं तो मार्केट को, क्योंकि नहीं खरीदना भी आपके पास ऑप्शन था। अगर आपको समझ नहीं है तो आप शेयर ना खरीदें, आप म्यूचुअल फंड में लगाएं। तो सीधी सी बात है कि ये चॉइस, जो लोग ब्लेम करते हैं मार्केट को कि साहब बबल था, बस्ट हो गया, वो सिर्फ अपनी कमजोरियां छुपाते हैं, अपने जो गलत डिसीजन है उसको जस्टिफाई करने के लिए किसी का कंधा ढूंढ रहे होते हैं ताकि उसके ऊपर ब्लेम रख दिया जाए। जी बिल्कुल, आई थिंक इससे जो आपने जो मैसेज दिया है सारे जो इन्वेस्टर्स जो देख रहे हैं या जो घर पे बैठे देख रहे हैं व्यूअर्स, वो मैसेज बहुत ज़रूरी है जो आप दोनों ने दिया है कि देखिए कॉशन का साथ या संभल के चलना जो है वो तो है ही है। यस, ये नॉन स्टॉप बाज़ार है, हम नई नई ऊंचाइयां छू रहे हैं हर रोज़। इकोनॉमी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, हैवी वेट स्टॉक्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस पर परफॉर्म कर रहे हैं सारे ही हैवी वेट स्टॉक्स अगर हम देखें तो। लेकिन जो है संभल के चलना है, कॉशियस रहना है, क्योंकि आगे जाके क्या ग्लोबल क्यूज आते हैं या क्या डोमेस्टिक एनवायरनमेंट होती है वो जो ऐसे कि आपने कहा किसी के हाथ में नहीं है। अपनी रिसर्च करिए, अपने इन्वेस्टर जो कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए और उस हिसाब से जो है फैसला लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का नॉन स्टॉप बाजार में ज्वाइन करने के लिए। और एक तरह से हमने डिस्कस किया सारे ही फैक्टर्स जिसकी वजह से शेयर बाजार जो है हर रोज एक नया रिकॉर्ड हाई टच कर रहा है।